हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। अपन कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर अपन ने लॉज ऑफ मोशन वगैरह कुछ एक टॉपिक्स अपन ने ख़त्म किए हैं। ठीक है, आज अपने पास में टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने टेंशन के बारे में पढ़ा था, वही का वही अगर पुली सिस्टम में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब उसके अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें अपने को बांटनी पड़ती है। जितने भी अपने पास में मास सिस्टम है उसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे और फिर हर एक पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। जैसे अपन ने अकेले ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स निकालना सीखा, जैसे लिफ्ट वाला था तो उसके अंदर अपन अकेले खड़े थे तो लिफ्ट या तो ऊपर जा रही थी या नीचे जा रही थी, तो अपन ने वो वाला देखा। अब जब अपन पुली सिस्टम करेंगे, पुली मतलब जैसे अपन कुएं से पानी खींचते तो एक तरफ बाल्टी होती है और एक तरफ अपन होते हैं, तो वहाँ पे दो सिस्टम आ जाते हैं, एक जगह अपन है और एक जगह बाल्टी है। सेम टू सेम यहाँ पे पुली सिस्टम में दोनों तरफ वेट लटकाए हुए होंगे और अपने को दोनों का क्या है, टेंशन या एक्सेलरेशन अपने को क्या है फाइंड करना होगा। तो उसमें अपन क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग टुकड़े में बांटेंगे और फिर हर एक पे टोटल फोर्स निकालेंगे और फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो यही क्या कहलाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब हर एक को अलग अलग निकाल के रख दो, टोटल फोर्स उसका निकालो और उसी से ही सॉल्व करो। तो अलग निकाल के रखना और टोटल फोर्स निकालना, यही क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एनी बॉडी कैन बी पर्टिकुलर यूज्ड एज अ टोटल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब उसको अलग से यूज़ करो और वहाँ पे टोटल फोर्स क्या निकालो, ज़ीरो निकालो। यही फ्री बॉडी डायग्राम का क्या है मतलब है। तो अपन उसको स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास में पुलिस सिस्टम वैसे दो वाला ही है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ के तौर पे 3 वाला भी एक बार ही भेज दूंगा। तो आपको उससे क्या है कि अगर मान लो कंपटीशन में आपके लिए आए तो आपके लिए वो काम का होएगा। तो अपने को निकालना है सबसे पहले एक्सेलरेशन, अपन टेंशन भी निकालेंगे। तो जैसे मेरे पास में ये पुली है, उसने बोल दिया है कि मास 2 इज इक्वल टू मास 1, ये पुली से क्या है लटकाया हुआ। तो अपने को पता है अगर मास ये बड़ा है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब आप बोलोगे दोनों का एक्सेलरेशन सेम होएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये रस्सी क्या है, दोनों दोनों से जुड़ी हुई है, तो दोनों से जुड़ी हुई है इसीलिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो स्ट्रिंग होती है, मतलब जैसे ये जुड़े हुए हैं स्ट्रिंग या फिर पुली, ये क्या होती है, फ्रिक्शनलेस होती है। फ्रिक्शनलेस बोले तो स्मूथ है, इसके ऊपर फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। फ्रिक्शन अपन बाद में पढ़ेंगे, अगर इफेक्ट होएगा तो उसमें अलग कुछ फिनोमिनल हो जाते हैं। इनएक्सटेंसिबल, खींचेगी नहीं, ठीक है। फ्रिक्शनलेस हो गई, इनएक्सटेंसिबल हो गई, तो ये चीज़ क्या है, इसकी कंडीशन के साथ में लगेगी तो अपने को क्या है सॉल्व करने में आसानी। ये लग जाएंगे तो एक्स्ट्रा फैक्टर्स यूज़ हो जाएंगे, तो अपने को वो सॉल्व थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अपन इसी को ही सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला फ्री बॉडी डायग्राम में हर एक को अलग अलग लेना है, तो अपन ने M1 को अलग लिया। M1 को अपने को अलग लेने से अपने को पता चला नीचे की साइड में कौन लगेगा, mg। अब ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, भले कैसे भी जा रहे हो, टेंशन मैंने बताया था क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर mg लगता है तो टेंशन हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर की साइड ही लगेगा, ठीक है। तो दोनों में टेंशन सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि रस्सी एक ही है, टेंशन ऊपर की साइड में। अब जैसे ये ऊपर की साइड में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और टेंशन कैंसिल। तो अपन ने वही बोला था कि स्ट्रिंग में टेंशन दोनों तरफ होता है और दोनों आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है और दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर देखो M1 के लिए नीचे लग रहा है M1G, ऊपर कौन लग रहा है, टेंशन, और ये भाई साहब जा भी कहाँ रहे हैं, एक्सेलरेशन ऊपर। तो अपन ने कल पढ़ा था कि जैसे ही अपन एक्सेलरेशन को ऊपर करते हैं, जैसे ही एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो बड़ा कौन हो गया, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। इसका फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स M1A हो जाएगा। ये आपको ऐसे ही समझना है। जो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो लास्ट वीडियो देखो, तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि लिफ्ट में मैंने इनको कैसे यूज़ किया है। तो ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन अपन कर लेते हैं। अब अपन करते हैं M2 के लिए। तो M2 के लिए अपने पास में फोर्स लग जाएगा नीचे M2G, टेंशन अगेन ऊपर, लेकिन ये जा रहा है कहाँ पे, नीचे। तो जैसे ही नीचे जा रहा है तो बड़ा कौन हो जाएगा, M2G बड़ा हो गया, माइनस का T इज इक्वल टू M2A। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मेरे को दो वेरिएबल है, मतलब ना टेंशन बताया ना एक्सेलरेशन बताया, तो मैं इसी से ही सॉल्व कर सकता हूँ इन दोनों को। तो कैसे करेंगे, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिखा T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A।
और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको लिखने का तरीका मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इज इक्वल टू एम टू ए, ये फर्स्ट था और ये मेरे पास में सेकंड है। इसमें कुछ नहीं, इन दोनों का जगह चेंज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से ये मेरे पास में क्या हो गया, कट गया। तो इसमें देखो जी कॉमन आ रहा है, m2 प्लस का है और m1 माइनस का है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो a इज इक्वल टू मेरे पास में m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू मेरे पास में ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? जिस एक्सेलरेशन से ये मास या ये मास ऊपर नीचे जा रहे हैं वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि टेंशन भी बताओ, तो कुछ नहीं, इस फॉर्मूले या इस फॉर्मूले में किसी में भी पुट कर दो एक्सेलरेशन का वैल्यू। जैसे फ्रॉम फर्स्ट ही करते हैं अपन, तो फ्रॉम फर्स्ट टी इज इक्वल टू अपने पास में m1a, तो a मेरे पास में है m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये वाला माइनस वाला टर्म घूम के उधर आएगा तो प्लस में m1 जी हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो t इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो m1 m2 जी माइनस m1 स्क्वायर जी, एलसीएम भी ले ही लिया तो m1 जी और ये वाला टर्म चला जाएगा ऊपर, तो m1 प्लस m2, एलसीएम मेरे पास में टोटल आ जाएगा m1 प्लस m2। तो सॉल्व करते हैं, तो t इज इक्वल टू m1 m2 जी माइनस m1 स्क्वायर जी, प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कट जाती। इनमें से मेरे पास में सेम चीज़ है, m1 m2 जी दोनों के पास में है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डबल। तो 2m1 m2 जी अपॉन में m1 प्लस m2। ये कंडीशन आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो देखो न्यूमेरिकल जब आया तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो बेटर लगेगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि फॉर्मूले हर बारी सेम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता उसने मास 1 और मास 2 किसको दिया है। तो हमेशा याद रखना है जो बड़ा मास है उसमें इसके लिए प्रॉब्लम आएगा, इसके लिए तो है ही नहीं क्योंकि प्लस ही है सब कुछ। इसके लिए मेन दिक्कत आएगा क्योंकि माइनस में है, तो अपने को वो चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फ्री बॉडी डायग्राम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा कि 2 मास हेज आर हैंग्ड विद अ pulley hanged with a string on a pulley system which is frictionless pulley and extensible pulley, तो find the acceleration and the tension in the string and the masses। तो अपने को ये वाला पूरा चीज़ आपको करना पड़ेगा। एंड न्यूमेरिकल में अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल हर बारी ऐसा ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, छोटा न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, तो उसके लिए कंडीशंस लगेगी। तो वो अपन जैसे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको एक PDF के तौर पे भेज भी दूंगा, तो आपको उससे समझ में आएगा। अभी के लिए नॉर्मली ये वाला ही क्वेश्चन करूँ जिसमें मैं मासेस का वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो वो आपको अभी बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, m1 को 6 kg ले लिया, m2 को 10 kg ले लिया। अब इसमें क्या है, कंडीशन देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अपने को पता चलता है 10 kg 6 kg से क्या है, बड़ा है। तो या तो आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद है तो आपको क्या नाम है, फॉर्मूले डायरेक्ट लग सकते हो। एंड अगर नहीं याद है, जो मैंने अभी तरीका बताया उस तरीके से आप वो वाले फॉर्मूले निकालो और फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करो। तो मैं अभी के लिए डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1, मतलब 10 माइनस 6 अपॉन में 10 प्लस 6 इंटू में जी मतलब 10 हो जाएगा। तो ये मेरे पास में 4 अपॉन 16 इंटू 10, तो ये मेरे पास में 4 कट गया। 10 अपॉन 4 2.25 सॉरी 2.5। तो एक्सेलरेशन मेरे पास में आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अगर टेंशन मेरे को निकालना है, टेंशन क्या करेंगे, 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में 6 प्लस 10, तो 2 इंटू 6 इंटू 100 अपॉन 16, तो ये हो गया 8। इसको काट देते हैं 4 से,
तो ये 6 से 3 कट जाएगा तो 3 इंटू 25, तो T इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा 75 न्यूटन। तो ये सिंपल सा इस क्वेश्चन है, जैसा फार्मूला है वैसा को वैसा यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती जाती है, क्योंकि हर बार यही नहीं आएगा, कनेक्टेड और भी होती है तो उसका भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आपको सिखा देते हैं। तो ये कुछ और साथ में केसेस है जिससे अपने को पुली, एक्सेलरेशन, टेंशन का अपने को मतलब पता होना चाहिए। तो देखो ये मेरे पास में बोगीज ऑफ ट्रेन मतलब डब्बे लगा रखे हैं अपन ने ट्रेन में। ये फोर्स मतलब इंजन ही फोर्स लगाता है। ये डब्बे हैं और ये इंजन है जो फोर्स लगा रहा है। तो इंजन के मास से अपने को कोई मतलब नहीं कि इंजन का मास क्या है क्या नहीं है, तो अपने को ये फोर्स लगा रहा है। तो एक चीज़ अपने को समझनी चाहिए, जैसे ही इंजन डब्बों पे फोर्स लगा रहा है तो सारे के सारे एक साथ एक्सेलेरेट होते हैं, मतलब सारे के सारे एक साथ चलते हैं, मतलब सबका एक्सेलरेशन क्या होएगा, सेम होएगा। ये चीज़ अपने को याद नहीं, यूँ नहीं कि ये डब्बा पहले है तो ये ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, ये बाद वाले हैं तो लेस एक्सेलरेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सब साथ में, क्यों? क्योंकि सब साथ में चिपके हुए हैं, तो सारे के सारे एक साथ एक्सेलरेट करेंगे। हाँ, बीच में जो टेंशन होएगा वो अलग अलग होएगा। जैसे ये T2 मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं कि इनके बीच का टेंशन क्या है अपने पास में, T1 और T2। तो एक्सेलरेशन सबके सब क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। तो मेरे को एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना होएगा तो मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अपने को पता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स तो अपने को पता है कितना है, F है, और टोटल मास कितना है, क्यों? क्योंकि सभी पे एक्सेलरेशन सेम हो रहा है, तो टोटल मास में क्या लूँगा, m1 m2 प्लस m3। ये सीधा सीधा मेरे पास में एक्सेलरेशन निकल गया। अब कंडीशन की, अगर मेरे को T1 निकालना है तो पहले तो देखो टेंशन लग किसके लिए रहा है, m1 के लिए। फोर्स अगर ये खींच रहा है तो टेंशन अपन कौन सा मानेंगे, इधर वाला मानेंगे, उधर वाला नहीं मानना है। तो ये वाला यहाँ से अगर हटा देता है, ये तो मैंने शो करने के लिए है कि एक ही पॉइंट पे दोनों तरफ टेंशन होता है। तो ये भाई साहब सिर्फ किसको खींच रहे हैं, m1 को खींच रहे हैं। तो टेंशन मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1a, मतलब m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसा नहीं m1 से m1 काट में देना, वो प्लस में ये मल्टीप्लाई में कटते नहीं है, ध्यान रखना। तो ये मेरे पास में टेंशन निकल जाएगा ना। अगर मान लो मैं टेंशन T2 निकालना जाऊँ तो T2 किसको खींच रहा है, m2 को नहीं, m1 और m2 दोनों को खींच रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू में f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये अपने पास से सॉल्व हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, उसी टाइम अपन सॉल्व करने बैठा तब भी हो सकता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है लेस देन 1 मिनट लगेगा एंड आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला है तो अब देखो ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये एक्सेलरेट करके इसके ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स का नाम क्या होएगा, F1 होएगा। तो नॉर्मली जब मेरे को एक्सेलरेट, क्योंकि दोनों चिपके हुए तो एक्सेलरेशन तो वही होएगा, तो एक्सेलरेशन तो मेरे पास में सेम ही रहेगा कि F अपॉन m1 प्लस m2। और इसके लिए अगर मैं निकालूँ सेम ही है, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये मेरे पास में एक्सेलरेशन। लेकिन अगर जब मेरे को बोला जाए कि फोर्स, ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन मास 2 बाय मास 1, m1 लगा रहा है m2 पे फोर्स, तो वो वैल्यू क्या आएगी, तो अपने पास में F1 m2 पे लगा रहा था m2a, तो ये m2 इंटू a मतलब F अपॉन m1 प्लस m2। एंड यही है। अब ये वाला है तो इसके आ जाएगा, यहाँ पे F1 लगेगा तो यहाँ पे F2 लगेगा। तो F1 किसके ऊपर लगा रहा है, m2 और m3 दोनों पे, और F2 जो लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, सिर्फ m3 पे लग रहा है। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो m2 प्लस m3 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये हो जाएगा m3 मल्टीप्लाई एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बस ऐसी चीज़ें कनेक्टेड बॉडीज़ में आती रहती है, तो अपने को वही चीज़ याद रखना है। तो एक दो क्वेश्चंस करेंगे अपने को, उससे पहले अपन एक बार रॉकेट का फोर्स देख लेते हैं कि रॉकेट का प्रोपल्शन भी अपने कोर्स में है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन आ जाता है नितिन न्यूमेरिकल, तो उसका आता ही आता है, तो अपने को वो चीज़ भी समझना ज़रूरी है। तो अपन पहले वो देखते हैं। तो अभी अपन को देखना है फोर्स ऑन रॉकेट। रॉकेट के ऊपर फोर्स मतलब जिस हिसाब से वो एक्सेलरेट होता है, जिस हिसाब से वो ऊपर जाता है, तो वो
किस तरीके से जाता है, क्या एक्सेलरेशन से जाता है, तो अपने को उसका वैल्यू क्या है फाइंड करना। तो सबसे पहले अपने को जो चीज़ अपन ने रॉकेट में देख रखी है, अपने को पता है रॉकेट जैसे ही चलता है तो नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा वो फ्लेम छोड़ के जाता है। वो फ्लेम क्या होता है, एक तरीके का फ्यूल होता है जो बर्न होता है, जो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है तो ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगता है बाय द थर्ड लॉ। तो जो रॉकेट चल रहा है वो उसी के हिसाब से चलता है कि नीचे की साइड में वो फ्लेम ने फोर्स लगाया तो उसके अगेंस्ट में रॉकेट पे एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से रॉकेट क्या जाता है, ऊपर जाता है। तो जैसे जैसे फ्लेम कम होता जाता है ना, एक टाइम ऐसा आता है जब धीरे धीरे रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है वो अपने पार्ट्स को क्या करता जाता है, कम करता जाता है, मतलब खोलता जाता है। तो उससे उसका वेट भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूल उसने उतना ही लगा रखा होता है जितने में वो स्पेस में पहुंच चुके। उसके बाद में वो सारे के सारे अपने पार्ट्स को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो वही चीज़ काम की है अपने को, और उसी से ही अपने पास में रॉकेट का क्या है, एक्सेलरेशन निकलेगा। तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो जैसे अपन ने अब रॉकेट के डायग्राम पे मत जाना कि मैं रॉकेट का डायग्राम कैसे बना रहा हूँ। मेन चीज़ अपने को उसके ऊपर है कि अपन ने यहाँ से तो अपने पास में क्या निकलेगी, गैसेस निकलेगी। ये अपने पास में क्या हो गया, पूरा का पूरा रॉकेट ही है, ठीक है, जिसका मास अपन मान लेते हैं कैपिटल M। इससे गैसेस कुछ निकल रही, क्योंकि जलने के बाद में कुछ निकल जाएगी, तो अपन मानते हैं dm/dt किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब मास पर सेकेंड गैसेस इजेक्टेड आउट, वो क्या होती है, फ्लेम के तौर पे बाहर निकलती है, ये अपने पास में निकल जाती है। तो अपन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तौर पे अपन क्या बोलते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो उसमें अपने को इनिशियली और फाइनली देखना है। तो इनिशियली ना तो रॉकेट चला ना ही गैस चली, तो इनिशियल टर्म तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। फाइनली में रॉकेट का मास कितना है, कैपिटल M, और v कितना अपन ने, v मान लिया अपन ने। इसका मास कितना, dm/dt, और वेलोसिटी इसकी मान ली अपन ने u। चेंज करेंगे तो थोड़ा सा अपने को अलग लगेगा कि उसका वेलोसिटी इसका वेलोसिटी। तो अपने पास में अपने को वेलोसिटी इसका निकालना, तो ये वेलोसिटी, तो इस चीज़ को भेज दो उधर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस का dm/dt इंटू यू अपॉन में कैपिटल M। ये इस वेलोसिटी से तो भाई साहब कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। जैसे जैसे ये रेट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। वो नीचे होएगा, माइनस लगा हुआ है, तो ये नीचे होएगा तो वो वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो उसके हिसाब से अपने पास में क्या है कि ये वेलोसिटी निकल जाएगा। अब ये वेलोसिटी निकलने के साथ साथ अपने को क्या चीज़ चेक करना है कि फोर्स भी चेक करना है कि वो फोर्स उसके साथ में कैसे लग रहा है। जैसे अपन माने फोर्स ऑन रॉकेट, तो फोर्स ऑन रॉकेट निकालने के लिए अपने को पता है F इज इक्वल टू, एक तरीके से अपन मान लेते हैं dp/dt। तो फोर्स तो क्या है, M इंटू कैपिटल V। तो चेंज कौन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी अपने पास में वही चीज़ रहता है। मेनली अपने पास में चेंज कौन होता है, मास चेंज होता है, और वो वेलोसिटी क्या रह जाता है, सेम ही रहता है। याद रखना ये स्पेशल केस है कि मास इज चेंजेस। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फ्यूल चेंज होता है, जैसे जैसे इसके पार्ट्स अलग होते हैं, तो जैसे जैसे ये हल्का होता है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। तो मेनली चेंज कौन होता है, मास चेंज होता है। वेलोसिटी इतना ज़्यादा चेंज नहीं रखते अपन, जिस वेलोसिटी से अपने को भेजना होता है वो वेलोसिटी अपने पास में उतना ही रहता है। अपन वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, बूस्टर्स लगा के अपने को चेंज करना पड़ता है। लेकिन वही है, जैसे जैसे पार्ट्स कम होते हैं तो मेनली कौन चेंज होता है, मास चेंज होता है। एंड अगर मान लो कि मैं फोर्सेज ऑन गैस लगाऊँ, तो फोर्सेज ऑन गैसेज अगर मैं लगाऊं तब भी मेरे पास में ये फोर्स क्या आएगा, dp/dt के हिसाब से अगर मैं करूं तब भी वो मेरे को क्या देगा, dm/dt इंटू यू देगा। यही है, उसका भी मास चेंज हो रहा है, उसी के हिसाब से अपन क्या कर देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे। तो फोर्सेस हमेशा इसके मास चेंजेस पे, अपन ने हर बारी अगर वेलोसिटी चेंजेस लिखा है, लेकिन ये हर बारी अब किसके ऊपर जाएगा, मास चेंजेस। क्यों? क्योंकि रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो अपने को ये चीज़ याद रखनी कि उसके अंदर मास चेंज आता है।
और कुछ चेंज नहीं आता है। तो एक जना जा रहा है ऊपर, एक जना जा रहा है नीचे, मतलब रॉकेट जा रहा है ऊपर, गैसेस जा रहा है नीचे, तो किसी एक को अपने को क्या देना, माइनस। तो हमेशा अपन रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उसको प्लस ही देंगे और इसको क्या देंगे, माइनस देंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स इज़ डाउन, मतलब फोर्स नीचे, या फिर अपन बोल सकते हैं और अपोजिट टू रॉकेट। रॉकेट की ये गया है अपोजिट डायरेक्शन में गैसेस चलती है, इसलिए अपन ने क्या दिया, माइनस दिया। तो इसी के हिसाब से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन मेरे पास में क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स तो अपने पास में, अब एक्सेलरेशन किसके हिसाब से होता है, गैस के हिसाब से होता है। तो गैसेस के फोर्स मेरे पास में क्या है, ये वाला है। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का dm/dt इंटू यू। यू किसका है, गैसेस का है, अपॉन में मास। मास किसका, जो बचा हुआ है, क्योंकि उसके हिसाब से एक्सेलरेशन हो गया। तो टोटल मास किसका है, ये एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट निकाल रहे, याद रखना गैसेस का नहीं है, ये रॉकेट का है। तो पहले तो उसके पास में मास था ये, अब उसमें से ये चीज़ें क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो यहाँ पे अपन बोल देते माइनस का dm/dt, जितना भी उसने क्या किया है, कम किया है। तो अपन इन शॉर्ट इसको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का dm/dt u अपॉन, इसको लिख सकते हैं कैपिटल MR। कैपिटल MR मतलब क्या है, मास रिमेन्स, जो मास बचा हुआ है अपन वो वाला मास अपन लिखेंगे। और ये मेरे पास में क्या है, एक्सेलरेशन आ जाता है। इस एक्सेलरेशन से वो रॉकेट क्या है, ऊपर जाता है। ये वाला भी फार्मूला लिखा हुआ होता है, ये वाला भी फार्मूला लिखा होता है। तो आपको दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को बस ये चीज़ याद रखनी है कि किस एक्सेलरेशन से वो ऊपर जाता है और किस तरीके से ये यहाँ पे फार्मूला को क्या है, यूज़ करता है। तो मेनली वो किसके ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अपन उसका वेलोसिटी निकालते हैं। और ये क्या नाम है, एक्शन इसका किसका है, थर्ड लॉ का है, कि थर्ड लॉ के हिसाब से नीचे एक्शन होता है तो ऊपर की साइड में क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो ये चीज़ था रॉकेट का प्रपल्शन। अपन ने फोर्स ऑन रॉकेट लिखा है, रॉकेट प्रपल्शन भी लिखा हुआ था कि रॉकेट किस तरीके से ऊपर जाता है। तो उसको समझाने के लिए भी अपन यही चीज़ लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो एक दो क्वेश्चंस है, अपन वो चीज़ देखते हैं। पुली का है, एक इसका है, तो अपन उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। तो ये अपने पास में रॉकेट का क्वेश्चन है, वो मेरे पास में पुली का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन ये चीज़ देखते हैं कि रॉकेट मोटर कंज्यूम 1 क्विंटल, 1 क्विंटल मतलब अपने पास में मास दिया हुआ है मोटर का, रॉकेट के अंदर का फ्यूल पर सेकंड। देखो मास पर सेकंड अपने को दिया, मतलब dm/dt अपने को दे रखा है कितना, 1 क्विंटल। क्विंटल मतलब होता है 100 kg, ठीक है, पर सेकंड। वो बोला एग्जॉस्ट स्पीड मतलब यू किसका, गैसेस का ही है अपने पास में, वो अपने को दे रखा है 5 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 5000 पर सेकंड अपने को दे रखा है। वो पूछ रहा है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला अपन ने लिखा है dm/dt इंटू यू अपन ने लिखा है अभी, वही फॉर्मूला पुट कर दो। तो 100 इंटू 5000, ये हो जाएगा 5000। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁵ न्यूटन, ठीक है। अब ये फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, किसके ऊपर, रॉकेट पे। अब वो बोल रहा है मास ऑफ रॉकेट, मतलब कैपिटल M अपने को दे रखा है 2 टन। टन मतलब होता है 1000 kg, मतलब 2 इंटू 1000, 2000 kg, ठीक है। और वो पूछा इनिशियल एक्सेलरेशन, कंडीशन इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल होता तो अलग बात है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अपने पास में आया है 5 इंटू 10⁵ एंड मास मेरे पास में कितना आया, 2000 आया। तो ये 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो हटा दो तो 10⁻², 5/2 होता है 2.5 इंटू, तो ये मास एक्सेलरेशन। और अगर इसको करूँ तो 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलो कि इनिशियल दिया, अगर फाइनल देता तो याद होना चाहिए ऊपर वाला टर्म तो अपन इससे लिख सकते थे, लेकिन नीचे वाले टर्म में अपने को रिमेनिंग मास चाहिए। इनिशियल मास अपने पास में ये है, इतना वो 1 सेकंड में निकाल रहा है, लेकिन कितने सेकंड के बाद में अपने को एक्सेलरेशन पूछना है वो अपने को नहीं बताया। तो मतलब उसको टाइम देना पड़ता। जैसे वो मान लेता कि 5 सेकंड के बाद में बताओ, तब यहाँ पे अपन 5 क्विंटल मतलब 500 kg, तो अपन 2000 में से 500 को क्या करते थे, हटा देते और उससे डिवाइड करते, तो अपने पास में आफ्टर 5 सेकंड उसका एक्सेलरेशन निकलता। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हर बार वही सेम फॉर्मूला नहीं देखना, इस नेम को भी देखना कि वो पूछ कहाँ का रहा है और कब का रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट को समझ के अपने को क्या है, क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ये हुआ रॉकेट का, और ये वाला भी अपन देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, आप बोलोगे ऐसा तो केस ही नहीं करवाया, लेकिन
कुछ चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम ही है। देखो यहाँ पे एक पुली लगाया है, ये 10 kg टेबल पे पड़ा और ये 5 kg। अब बोलोगे 10 kg तो हिलेगा ही नहीं, नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि पुली लगा रखा है। अगर नॉर्मल लगाया होता तो ऑब्वियस सी बात है 10 kg बड़ा है तो नहीं लगता। लेकिन अगर मान लें एक सड़क पे अपन किसी चीज़ को घिसका है और एक रोलर लगा के घिसका है, तो वो हाईवी वेट वाला भी रोलर से क्या आसानी से घिसक जाता है, नॉर्मली वो नहीं घिसक पाता। तो वो यही चीज़ है कि ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये फिक्स्ड है। नीचे जाएगा तो टेंशन ऊपर की साइड में लगेगा, इसका टेंशन इधर लगेगा और इसका एक्सेलरेशन भी कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम अपन बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले अपन 10 kg का बना देते हैं। तो ये 10 kg टेबल पे पड़ा है, नीचे की साइड में लग रहा है 10 × g मतलब m × g, ऊपर की साइड में लग रहा है r, इधर की साइड में ही है एक्सेलरेशन और इधर की साइड में ही है टेंशन। तो देखो अपन ने पहले ही बोला था हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से साथ में रखना है, वर्टिकल को वर्टिकल। तो ये मेरे वैसे भी काम नहीं आना, कोई मतलब नहीं है, अपने को इसी से ही मतलब है। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो कंडीशन t के अगेंस्ट में कोई नहीं है, तो t - 0 = m1a। m1a मतलब 10 × a। ये मेरे पास भी ये बन गया। याद रखना t के साथ में यूँ नहीं कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो t + m1a = 0, ये गलत हो जाएगा। अपने को चेक करना है दिस इज़ द नेट फोर्स जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है। नेट फोर्स हमेशा = में आएगा और बाकी वाले = से पहले आएंगे। तो वो उसी चीज़ को अपन ने क्या है, सॉल्व किया है। फिर अपन 5 kg का ले लेते हैं। तो ये वाला अपने पास में सिंपल है, नीचे आ जाएगा 5g, ऊपर की साइड में है टेंशन और भाई साहब जा रहे हैं नीचे, तो बड़ा कौन हो जाएगा, 5g। तो 5g - t = m1a। तो अपन यहाँ पे 5 × a, ये मेरे पास में दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो प्लस का t यहाँ पे है ही, ये रहा, = 10a। सॉल्व कर देते, ये कट गया। तो 5g × 5 × 10 और ये हो जाएगा 15a। तो a = 50/15। तो एक्सेलरेशन = 3.3 मीटर/सेकेंड। ऐसे 3.333 चलता जाएगा। तो ये मेरे को एक्सेलरेशन, तो वो बोल रहा था एक्सेलरेशन निकाल के, तो एक्सेलरेशन अपना निकल गया। एंड साथ ही साथ टेंशन भी पूछा, तो टेंशन = 10 × a, 10 × 3.3 मतलब 33 न्यूटन, ये निकल गया। तो तरीका वही का वही है, बस डायग्राम को वो हर बारी चेंज कर देता है। इन शॉर्ट अपने को बनाना क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चंस देखो, फोर्सेस देखो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सबको उसको सॉल्व करो एंड आंसर निकालो। कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और भेज दूंगा, तो आपको उससे क्या है, आसानी हो जाएगी इनको समझने में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। कंपटीशन में ये बहुत बारी आते हैं, तो आपको ये कंपटीशन के लिए काम आएगा। बोर्ड 11th के लिए तो इतने ज़्यादा नहीं आते, कभी कभी 1-2 वो पुलिस सिस्टम जो अपन ने था वो वाला आ गया है, ये वाला आ गया, कोई भी आ सकता है, इतने हायर नहीं आते। लेकिन कंपटीशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, विद द फ्रिक्शन काम आती है। तो अपने को ये वाला भी याद रखना है, विद द फ्रिक्शन जब अपन करेंगे तब वो वाला भी याद रखेंगे। तब तक के लिए आप ये याद रखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन चलेंगे फ्रिक्शन के ऊपर, तो अपने को फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये सारी चीज़ें फिर से आएगी, तो वो अपन पढ़ेंगे।